हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे हैं, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को सी एंड एडवांस काउंट की मई 25 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? आरटीपी। सब्जेक्ट आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग, अटेम्प्ट है मई 25। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। मई 25 अटेम्प्ट के लिए जो एडवांस काउंट का बूस्टर बैच है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। बूस्टर बैच की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और साथ में कॉन्सेप्ट भी है। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। बूस्टर बैच की जो वीडियो है वो मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मैं उन वीडियो को एक बार फिर से टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। बड़े सारे अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। मैं आपके साथ एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। आपको जिस भी अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी देखनी, आप उस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी देख सकते हैं। जब से आपका न्यू कोर्स आया है तब से जितने आपके एग्जाम हुए हैं, सारे के सारे एग्जाम की सजेस्टेड वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उन वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं मई 25 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है। स्टार्ट करते हैं। In the books of GE Limited, closing inventory as at 31st March 24 amount to 10,40,000 on the basis of FIFO method। देखिए 31st मार्च 24 को FIFO मेथड के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है? 10,40,000 है। द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज फ्रॉम FIFO मेथड टू आपका वेटेड एवरेज मेथड फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री फॉर 31st मार्च 24। कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, अब FIFO मेथड से वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में जाएगी। अगर कंपनी इन्वेंट्री का मेथड चेंज करती है तो उस केस में आपका ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा, और सेकंड हमें इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं और अमाउंट एसर्टेन नहीं हो पाता, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। On the basis of weighted average cost method, closing inventory as on 31st March 24 amounted to 880। ओके, तो cost 880 आ गई। Realizable value of the inventory as on 31st March 24 amounted to आपका 12 लाख। 12 लाख आपका रिलाइजेबल वैल्यू है। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे होगा, आपका 880 पे। What will be the value of the inventory in the books? आपका 880, ठीक है। And what disclosure should be given in the financial statement? आइए एक बार जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे रेफर करते हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री विल बी ₹880, ठीक है। एंड द फैक्ट नहीं, हमें क्या करना होता है, फुल डिस्क्लोजर देना होता है। फैक्ट हम लोग उस केस में डिस्क्लोज करते हैं जब हम अमाउंट का एसर्टेन नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे कि हम अमाउंट का एसर्टेन नहीं कर पाए ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 12 लाख, ये वैसे करेक्ट नहीं है। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 12 लाख, ये वैसे करेक्ट नहीं है क्योंकि 12 लाख आ गया यहाँ पे। The value of the inventory will be 880 and full disclosure with the amount of the valuation method has changed to be disclosed in the financial statement। Full disclosure यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलें जी सर, आइए सेकंड क्वेश्चन। A Limited has a balance of 17,15,000 in the loan account with the state financial corporation which is inclusive of 1,15,000 for interest accrued but not due। देखिए अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट accrued but not due है तो हम उसे क्या करते हैं, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, उसे डिस्क्लोज करते हैं, ठीक। अच्छा, द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, तो आपका 16 लाख का लोन आ जाएगा और 1,15,000 की आपकी अदर करंट लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक। और ये सिक्योर्ड लोन आएगा। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 13। लोन इज टू बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज फॉलोज। डिस्क्लोज 16 लाख एज ए सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये ठीक है, लेकिन ये भी साथ में डिस्क्लोज करना है, तो ये आधा अधूरा आंसर है। डिस्क्लोज 16 लाख एज ए सिक्योर्ड लोन अंडर द लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड 115 अंडर द शॉर्ट टर्म बोरिंग। नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर वो लोन आता है आपका जो करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है। इंटरेस्ट एक्रूड आपका किसके अंदर आएगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक। डिस्क्लोज 16 लाख एज ए सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड 1,15,000 अंडर द अदर करंट लायबिलिटी, ये आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड। Most byproduct as well as scrap or waste material by their nature are immaterial, बिल्कुल ठीक है। Thus these are measured at net realizable value। ऑप्शन कौन सा इसमें, आपका डी आ गया, ठीक। आइए इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में आपका AS1 का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूल इन रेफरेंस टू AS1। देखिए AS1 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, जो रिवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे जब वो आपका रिवेन्यू अर्न होगी और एक्सपेंडिचर जब आपके इनकर्ड होंगे, इररिस्पेक्टिव कि आप पेमेंट कब कर रहे हैं या आप अमाउंट कब रिसीव कर रहे हैं। ठीक। ऑल्सो स्पेसिफाई एनी 3 रीजन फॉर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आपने 3 रीजन भी एक्सप्लेन करने हैं। देखिए सबसे मेन रीजन होता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। बात सुनिए ध्यान से। मैं जैसे मान लो क्या होता है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। ठीक। मैंने यहां पे सेल ऑफ गुड्स किया आपका 1 लाख का, और मैंने परचेज ऑफ गुड्स किया, या ऐसे बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना, इसके अगेंस्ट जो सेल ऑफ गुड्स है इसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी परचेज की थी मान लो मैंने वो पूरी परचेज बेच दी और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया आपका 80,000 से। ठीक। अब अगर मैं कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता हूं तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मेरे को ईयर 1 में अमाउंट रिसीव हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट रिसीव हो गया तो 1 लाख की यहाँ पे सेल दिखाऊंगा, और जो ये पेमेंट की मैंने परचेज के अगेंस्ट, मान लो ये पेमेंट मैंने अगले साल की है, या ऐसा हो सकता है कि मैंने इससे पहले ईयर 0 में मान लो मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा था, पेमेंट कर रखी थी, पिछले साल गुड्स परचेज किए थे और पेमेंट कर दी थी और इस बार मैंने उन्हें सेल किया है। तो अगर आप देखें तो ये जो खर्चा है ये इसके अगेंस्ट जाना चाहिए जी सर, लेकिन मान लो पेमेंट मैं ईयर 2 में करता हूं तो मैचिंग नहीं हो पाएगा, और अगर मान लो मैंने पेमेंट ऑलरेडी पहले कर रखी होगी तो यहाँ पे इसके साथ मैचिंग नहीं हो पाएगा। तो एक तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सबसे मेन रीजन होता है आप क्या करेंगे, आप ना मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग क्या करेंगे, एक्रूअल बेस पे इनकम को जब वो अर्न होगी और खर्चे जब वो आपका इनकट होगा उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कहता है जो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग है वो आपका फाइनेंशियल इफेक्ट अटेम्प्ट करता है किसी भी इवेंट का, सर्कमस्टांसेस का, ट्रांजैक्शन का। ठीक। ना कि पेमेंट और रिसिप्ट। अगर हम किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं, आपका कोई सर्विस रिसीव करते हैं या किसी गुड्स को सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं, तो वो कभी भी मैच नहीं होता आपका कैश बेस के साथ ना, वो एक्रूअल बेस के साथ ही हमेशा क्या होता है, मैच होता है। ठीक है। एक दो रीजन और है वो आप रेफर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप एक बार रीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी AS2 from the following information provided by LMN Limited for the year 24 you are required to compute the closing inventory। आपने क्या करना, क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करनी है। रॉ मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस आपका 700 यूनिट है। ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग GST 280 है। ITC इनपुट क्रेडिट अवेलेबल आपके पास है 25, तो कॉस्ट आ जाएगी 255। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट कॉस्ट है, हैंडलिंग चार्जेस डायरेक्ट कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 255 प्लस आपका 35 प्लस आपका 20, 310, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आ गई 200। लेकिन रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है आपका फिनिश गुड्स के ऊपर ना, तो हम लोग पहले क्या करें, फिनिश गुड्स की बात करेंगे। ठीक। फिनिश गुड्स आपका B है, क्लोजिंग बैलेंस 1800 यूनिट है, रुपीज पर यूनिट। मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे कॉस्ट 280 दे रखी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट अपनी 310 आ रही है। अब ये जो 280 दे रखी है कौन से मेथड के अकॉर्डिंग दे रखी है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन हाँ अगर वो फिनिश गुड्स के लिए 280 कॉस्ट की बात कर रहा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसी को कंसिडर करेंगे। हालांकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि 280 का अमाउंट उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक। डायरेक्ट लेबर 80 है, डायरेक्ट ओवरहेड आपका 40 है। टोटल फिक्स ओवरहेड फॉर द ईयर आपका 360 है ऑन ए नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट व्हाइल एक्चुअल प्रोडक्शन हैज बीन 30,000 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के केस में, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, आपका फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। आपका नॉर्मल प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा है तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट अपनी 10 आ गई। ठीक। 10 कॉस्ट आ गई तो ये अमाउंट आ जाएगा 280 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 10, 410 आपका फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ गई। ठीक। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक व्हेन नेट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स इज आपका 500 पर यूनिट। देखिए हम पहले बात करेंगे फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन की। कहता फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कॉस्ट कितनी है 410 और NRV कितनी है आपका 500, तो 410 पे हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे, और फिनिश गुड्स का की यूनिट जो है आपका 1800 है, तो 410 इंटू 1800 ये अमाउंट आ गया आपका 7,38,000। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कहता है अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस
फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करेंगे हमेशा किस पे, आपका एट कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस ज्यादा होने की वजह से रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, ठीक है। तो 700 इंटू आपका 310, 2,17,000 प्लस 7,38,000, अमाउंट आ गया 9,55,000, ठीक। चले आगे, हाँ जी, आगे लिखते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू अगर फिनिश गुड्स की 380 है, तो हम लोग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 1800 इंटू 380, क्योंकि एनआरवी कम है यहाँ पे। 1800 इंटू आपका 380, 6,84,000, ठीक। और अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से कम है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा आपका लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पे लोअर है, हम इसके बेस पे क्या करेंगे, वैल्यूएशन कर देंगे 700 इंटू आपका 200, 1,40,000 प्लस 6,84,000, 8,24,000, ठीक। आइए एक बार मैं आपको आंसर टिक करा देता हूँ, 824 और यहाँ पे आपका है 9,55,000। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ विष्णु लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। आपने क्या करना, डायरेक्ट मेथड यूज करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करने। देखिए डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है और एनी एक्टिविटी विच इज नाइदर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नोर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हम उससे क्या करेंगे, जो भी रिसिप्ट होगी उसे एज ए कैश इनफ्लो दिखाएंगे और जो भी पेमेंट होगी उसे एज ए कैश आउटफ्लो दिखाएंगे, ठीक। एडजस्टमेंट में क्या क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल इंक्लूड अमाउंट टू रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज ओनली, ओके। क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के रिगार्ड में ये, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिप्रेजेंट इंक्रीमेंट इन द लायबिलिटी ऑफ ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बिटवीन एक्विजिशन डेट एंड द बैलेंस शीट डेट। देखिए डायरेक्ट मेथड में इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, ठीक। आइए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन ना, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है एंड एंसिलरी टू इट है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है, उससे जो रिसिप्ट होगी एज इनफ्लो दिखा देंगे और जो पेमेंट होगी उसे एज ए आउटफ्लो दिखा देंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि सर हमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखिए दोस्त, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी डायरेक्ट मेथड की बात आएगी ना, तो आपने क्या करना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड से लग जाना है और जो भी रिस्पेक्टिव आइटम दे रखी है, ठीक, हम उसका ट्रीटमेंट करते हुए चलेंगे और अगर लेजर की नीड है तो साथ साथ क्या करेंगे, लेजर बनाते हुए चलेंगे, ठीक। आइए सबसे पहले क्या है, इन्वेंट्री। 3 लेजर हमेशा एक साथ बनाएंगे, कौन कौन सा, एक इन्वेंट्री, एक आपका ट्रेड रिसीवेबल और एक आपका ट्रेड पेबल। ओपनिंग बैलेंस कितने से, यहां पे ओपनिंग, ये क्लोजिंग है। इन्वेंट्री है 1,65,000 से टू बैलेंस बीटी, क्लोजिंग बैलेंस आपका 120 बाई बैलेंस सीडी। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 1,88,000 से और बाई बैलेंस सीडी अपना 2,05,000, ठीक। ट्रेड पेबल की बात करें तो 2,15,000 अपना ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस कितने से, 1,95,000 से, ठीक। आइए एक बार ये तीनों लेजर कंप्लीट करते हैं। देखिए सेल किस में आएगी सर, ट्रेड रिसीवेबल में 85,50,000, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल आपका इन्वेंट्री में आ जाएगा कितने से, 56 लाख से। अब यहां पे परचेज आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक, टू परचेज 56 लाख प्लस 120 माइनस आपका 1,65,000, 55,000। तो परचेजेज है 55,55,000, ठीक, प्लस 2,15,000 माइनस 1,95,000, तो टू बैंक आ गया 55,75। ये तो आपका आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ये आपका इनफ्लो आ जाएगा 85,50 माइनस 2,05,000, 85,33,000, ठीक। आइए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये देखिए 85,33 और 55,75 का आउटफ्लो आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे, ये ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया। क्वेश्चन ने सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांग रखा, तो ये अपने लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक। ट्रेड पेबल अपना हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो टैक्स पे होता है
अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आइडेंटिफाई हो पा रहा है तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दिखाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अपना ओपनिंग बैलेंस कितने से है सर 65,000 से, और क्लोजिंग बैलेंस 48,000 से, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। करंट का प्रोविजन कितने से सर 95,000 से। तो बैलेंस आपने पे कर दिया 65,000 प्लस 95,000 माइनस आपका 48,000, ये अमाउंट आ गया 1,12,000। ठीक, तो टू टैक्स पेड आ जाएगा 1,12,000। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। आगे बढ़ते हैं। सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ट्रीटमेंट हो गया। अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये हम लोग क्या करेंगे एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अलग से डिस्क्लोज करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश आउटफ्लो दिखाएंगे वो कितने अमाउंट से दिखाएंगे, जितने अमाउंट से हमने पे किया है। अब ये एक्रू खर्चा है, हमने पे कितने अमाउंट से किया होगा। अगर हमने अलग अमाउंट से पे किया होगा तो उस केस में क्वेश्चन हमें आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंडिचर की इन्फॉर्मेशन देखो, हम लोग क्या करेंगे लेजर बनाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंडिचर की डिटेल नहीं दे रखी, इट मींस क्या है कि जितना खर्चा रिकॉर्ड किया उतनी पेमेंट कर ली। ठीक, स्टूडेंट की क्वेरी आती है सर हम कैसे मान लें कि उतना अमाउंट पे किया है। दोस्त इसलिए मान लें क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं पर भी आपका आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। ठीक, चलिए 15,40,000 का अमाउंट आउटफ्लो आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस नॉन कैश एक्टिविटी है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर रिसीव्ड और पेमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ये फाइनली नेट कैश इनफ्लो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 14,16,000। क्वेश्चन नंबर 7 AS4 का क्वेश्चन। देखिए AS4 के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो भी बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले इवेंट हुआ है क्या उसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टीजेंसी बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करती है। आंसर इज यस तो एडजस्टेबल इवेंट है, आंसर इज नो तो नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। एडजस्टेबल इवेंट का मतलब क्या है कि हम रिस्पेक्टिव आइटम को एडजस्ट करते हैं। नॉन एडजस्टेबल इवेंट को हम क्या करेंगे, अगर इमैटेरियल है तो इग्नोर कर देंगे, अगर मैटेरियल है तो उसे अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक, और अगर मान लो अमाउंट मतलब घटना इतनी मैटेरियल है कि उसके जैसे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रही है तो फिर हम लोग क्या करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न के बेस पे नहीं बनाएंगे। ठीक, एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर डिविडेंड है तो हम उसे क्या करेंगे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिपोर्ट में नोट्स अकाउंट से क्या करेंगे डिस्क्लोज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 एस लिमिटेड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ठीक है, जब भी AS4 का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डायग्राम हमेशा बनाएंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24 आर टू बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑन 30 जून 24। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब हुई है 30 जून को। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 24-25 द फॉलोइंग इवेंट ऑब्लिक ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। पहले क्वार्टर के दौरान ये कुछ इवेंट और ट्रांजैक्शन हुए हैं। ठीक है जी, द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी सीक योर गाइडेंस फॉर द फॉलोइंग। अकाउंटेंट साहब आपकी ओपिनियन मांग रहे हैं। ठीक, पहला पॉइंट एस लिमिटेड हैज एन इन्वेंट्री ऑफ 50 स्टिचिंग मशीन कॉस्टिंग ₹5,500 पर मशीन एज एट 31 मार्च 24। ठीक है, द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ए हैवी डिक्लाइन इन द डिमांड इन द नेक्स्ट ईयर। कंपनी का एक्सपेक्ट है कि नेक्स्ट ईयर में डिक्लाइन हैवी मतलब डिमांड हैवी डिक्लाइन हो जाएगी। द इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल ड्यू टू फॉल इन डिमांड द प्राइस हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली। कंपनी ने अभी तक 5 मशीन सोल्ड की है, कितने में 4,000 पर मशीन के हिसाब से। ठीक है, देखिए मैंने आपको ना इस पॉइंट को AS2 में भी बता रखा है कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। और इन केस ऑफ आपका WIP हम लोग क्या करते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक, अगर WIP का अलग से सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है। ठीक, अब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हम कैसे कंसीडर करेंगे, बैलेंस शीट डेट पे मान लो मेरे पास ये इन्वेंट्री है, अगर ये इन्वेंट्री अप्रूवल डेट से पहले बिक जाती तो जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वही मेरे लिए क्या बन जाएगा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बन जाएगा, क्योंकि ये AS4 के अकॉर्डिंग क्या है एडजस्टेबल इवेंट है। तो यहाँ पे ये AS4 के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल इवेंट है तो हम लोग क्या करेंगे 4,000 कंसीडर करेंगे। ठीक, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे होगा 4,000 इंटू 50 2 लाख पे। ये आपका एडजस्टेबल इवेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए फायर हैज ब्रोकन आउट इन द कंपनी गोडाउन ऑन 15 अप्रैल। आग यहाँ पे लगी है, अगर आग यहाँ पे लगी तो क्या इसकी कंडीशन कंडीजेंसी यहाँ पे होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन गया। ठीक,
द कंपनी हैज एस्टिमेटेड ए लॉस ऑफ 25 लाख ऑफ विच 75% रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन ने कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रखा कि गोइंग कंसर्न फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे, लिख लेंगे इट शैल बी डिस्क्लोज इनटू अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट। ठीक, आपका ये नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए सेल एग्रीमेंट ऑन 30th March, ओके, टू सेल ए प्रॉपर्टी फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 750 विच इज बीइंग कैरिड इन द बुक्स एट 550 एट द ईयर एंड। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड एंड सेल इज कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ मई। देखिए, रिस्क एंड रिवार्ड और आपका सेल मई में जाके कंप्लीट हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से ट्रांजैक्शन है वो आपकी मई में जाके कंप्लीट हुई, तो ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट माना जाएगा। ठीक, अगर अमाउंट मटेरियल तो हम इसे क्या करेंगे, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। आगे, द कंपनी हैज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 22-23 एक गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, क्वेश्चन अपना चल रहा है ये 23-24 का, और यहां पे उसने कहा है कंपनी को ग्रांट मिली थी 22-23, मतलब इससे पहले। ठीक, 15 लाख की फॉर परचेज ऑफ ए मशीन। द कंपनी हैज रिसीव्ड ए नोटिस फॉर रिफंड ऑफ द सेड ग्रांट ऑन 15 June 24 ड्यू टू वायलेशन ऑफ सम ऑफ द कंडीशन ऑफ ग्रांट ड्यूरिंग 23-24। देखिए, यहां पे हमने क्या किया, कंडीशन को वायलेट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन या कॉन्टिजेंसी यहां पे एग्जिस्ट होगी, हाँ जी, और बाद में अप्रूवल डेट से पहले हमें फर्दर एविडेंस मिल गए हैं, तो फर्दर एविडेंस मिल गए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एडजस्ट कर देंगे। ठीक, तो ये आपका एडजस्टेबल इवेंट हो जाएगा। चले जी सर, मतलब हम रिफंड की जो एंट्री है वो आपका 31 मार्च को पास कर लेंगे, एडजस्टेड। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द अकाउंटेंट ऑफ हीरा लिमिटेड। अब हीरा बेटे शुरू मत हो जाना, ठीक है, हाँ जी। द अकाउंटेंट ऑफ हीरा लिमिटेड हैज sought योर ओपिनियन विद रेलिवेंट रीजन whether the following transaction will be treated as change in accounting policy or not for the year ended। आपने बताना है कि ये कुछ ट्रांजैक्शन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 को, आपने बताना है कि क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है या नहीं है। प्लीज एडवाइज हिम इन द फॉलोइंग सिचुएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट AS 5 का क्वेश्चन है। देखिए, टिल द प्रीवियस ईयर द फर्नीचर वाज डेप्रिशिएटेड ऑन SLM ओवर ए पीरियड ऑफ 5 year। फ्रॉम द करंट ईयर द यूजफुल लाइफ ऑफ द फर्नीचर हैव बीन चेंज टू 3 year। अगर यूजफुल लाइफ में कोई चेंज आता है, आपका एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू में चेंज आता है या कैरिंग अमाउंट में चेंज आता है, तो हम उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हैं, उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेते हैं। और इवन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज आता है, इट मींस क्या कि पैटर्न में चेंज हो गया असेट को यूज करने के, तो वो भी आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है। ठीक, एक बात और, AS 5 एक बात कहता है कि मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट आप करंट ईयर में टेकन प्लेस करते हैं, ठीक, और वो जो आपने ट्रांजेक्शन या इवेंट करंट ईयर में टेकन प्लेस किया है, वो जो अर्लियर ईयर में ट्रांजेक्शन या इवेंट हुआ था उससे सब्सटेंशियली अलग है, या ये नया इवेंट है, तो उस केस में उसे कभी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मान के चलते। ठीक, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सच एम्प्लॉय विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ, अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम। तो ये ट्रांजेक्शन अपने आप में एक अलग ट्रांजेक्शन है, ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, हम लोग क्या करेंगे, इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मान के चलेंगे। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 24 देयर वाज ए चेंज इन कॉस्ट फॉर्मूला इन मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर हम लोग कॉस्ट फॉर्मूला में चेंज करते तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती। ठीक, ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, नोट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नोट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट केस। AP Limited A construction contractor undertake the construction of commercial complex for K Limited। AP Limited submitted separate proposal for each of 3 unit of commercial complex। देखिए, हम एक कॉन्ट्रैक्ट को सेगमेंट तब करते जब 3 कंडीशन क्वालिफाई होती है। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर असेट है अलग अलग, उनके लिए अलग अलग प्रपोजल आए हों, ठीक है, अलग अलग नेगोशिएशन हुए, और पार्टी के पास क्या है, पावर है एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑफ एनी सेगमेंट, ठीक, एनी असेट। थर्ड कंडीशन है जो कॉस्ट और रेवेन्यू है वो ईच असेट के हम लोग सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक, AP Limited is a construction contractor undertake the construction of commercial complex of K Limited। AP Limited submitted separate proposal for each of 3 unit of commercial complex। एक commercial complex बनाना है, उसमें 3 यूनिट है, तीनों के प्रपोजल अलग आए हैं। ए सिंगल एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन द 2 पार्टी। ये अगर जो मैंने आपको कंडीशन बोली ना, सारी कंडीशन अगर क्वालिफाई होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें फिर अलग करते हैं। ठीक है, बिटवीन द 2 पार्टी। ठीक है, द एग्रीमेंट ले डाउन द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द 3 यूनिट, आपका दिस वन रिस्पेक्टिवली। Agreement also laid down the completion time for each unit। Comment with reference to AS 7 whether AP Limited should treat it as a single contract or 3 separate contract। देखिए, सेपरेट प्रपोजल आए, हाँ जी, पावर टू एक्सेप्ट रिजेक्ट है, जी सर,
मतलब एनी सेगमेंट, और अलग से आप रिवेन्यू और कॉस्ट आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और यहाँ पे कंप्लीशन डेट टाइम अलग अलग मेंशन है, तो ये आपका क्या है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे हर एक को, ठीक। हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने एग्रीमेंट एक साथ किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एक बार मैं फर्स्ट का आंसर आपको टिक करा देता हूं। Therefore, AP Limited is required to treat construction of each unit as a separate construction contract as the above mentioned conditions of AS7 are fulfilled in the given case. On 1st December 23, GR Construction Company Limited undertook a contract to construct a building for 45 lakh, ठीक है जी। On 31st March 24, the company found that it had already spent 32.5 lakh on the construction। देखिए 45 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, और 31 मार्च 24 तक कंपनी ने क्या किया है, 32.5 लाख का अमाउंट ऑलरेडी इनकर्ड कर दिया है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज एस्टिमेटेड एट आपका 15.10 लाख। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितने से आपका 15.10 लाख, ठीक। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रिवेन्यू, आपने रिवेन्यू बताना इन फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज प्रोविजन, ठीक। मतलब आपने कितना अमाउंट रिवेन्यू में चार्ज किया, इसका मतलब आपने P&L अकाउंट बताना है, ठीक, कि कितना प्रॉफिट और लॉस है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट इनका टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपका 28%, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 30.73, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड का कंपैरिजन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के साथ। कॉस्ट इनकर्ड है आपका 32.5, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, 1.77 का लॉस रिकॉग्नाइज्ड आ जाएगा। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो कितनी है, 32.5 प्लस 15.1, सर 47.60 है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से 45 से, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेड लॉस है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेड लॉस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। ये लॉस ऑलरेडी रिकॉर्ड करेंगे, और प्रोविजन कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 2.60 माइनस 1.77, तो प्रोविजन रिकॉर्ड होगा आपका। इंस्टीट्यूट ने हालांकि इसका आंसर प्रॉपर करेक्ट नहीं दे रखा है, उन्होंने एक प्रोसीजर गायब कर रखा है, तो ये आप क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे, और अमाउंट P&L में कितना जाएगा, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज प्लस प्रोविजन, ये आपका लॉस जाएगा। तो क्वेश्चन में जो मतलब इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, डायरेक्ट ये वाला पार्ट दे रखा है, ठीक। 30.73 ये देखिए, तो ये लॉस रिकॉर्ड होगा और ये आपका प्रोविजन क्रिएट होगा, अल्टीमेट अमाउंट ये P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 AS9 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीटेटिव पूछा गया है। गिवन बिलो आर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ BS लिमिटेड, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है BS लिमिटेड की। You are required to advise the accountant of BS Limited with valid reason the amount to be recognized as revenue for the year ended in the above cases in context of AS9. Goods of 50,000 were sold on 18th March, but at the request of the buyer, these were delivered on 15th April. देखिए क्या होता है, अगर हमारी साइड से गुड्स की बिलिंग हो चुकी है बट डिलीवरी नहीं हुई है, तो क्या हम सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहता सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर गुड्स को होल्ड करने की जो रिक्वेस्ट है वो बायर की साइड से आई हो, ठीक। गुड्स रेडी हो डिलीवरी के लिए, ठीक, सेपरेट हो, और हमारे पास कोई ऐसी पावर ना हो कि हम उसको किसी दूसरी पार्टी को बेच पाए, ठीक है। तो गुड्स सेपरेट हो, आइडेंटिफिकेबल हो, रेडी फॉर डिलीवर हो, ठीक, और जो रिक्वेस्ट आई है वो बायर की साइड से आई हो, तो हम लोग उस केस में क्या करें, सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। ऑन 30th January 24, goods of 125 are sent on consignment basis of which 20% of the goods unsold are lying with the consignee as on 31st March 24। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गुड्स कस्टमर के पास चले गए हैं उतनी सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज 80%, 1 लाख की रिवेन्यू आ जाएगी, ठीक। रुपीज 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1st December, ठीक है। द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 3 months आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड। देखिए अगर हम गुड्स को सेल करते हैं आपका इस बेस पे कि कस्टमर को पसंद आए तो रख लेगा, नहीं तो वो वापस कर देगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर कस्टमर की साइड से कंफर्मेशन नहीं आती, ठीक, तो हम उसे सेल रिकॉर्ड नहीं करते। कंफर्मेशन आ जाती तो हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन मान लो कंफर्मेशन का टाइम पीरियड था और वो एक्सपायर हो गया, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेल रिकॉर्ड कर लेंगे अगर टाइम पीरियड तक उसने कंफर्मेशन नहीं भेजी।
1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। द पीरियड ऑफ द अप्रूवल वाज 3 मंथ आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड, ठीक है। बायर सेंट अप्रूवल ऑफ 75% गुड्स अप टू 31 जनवरी, तो ये तो रिवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी उनके अप्रूवल के बेस पे। एंड नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च 24। देखिए 3 महीने यहाँ पे आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 मार्च तक 3 महीने आ जाएंगे, ठीक। अब अप्रूवल नहीं आती 31 मार्च तक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेट पे ही रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, तो 1 लाख की रिवेन्यू आ जाएगी। तो टोटल रिवेन्यू अपनी 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000, 250 से क्या आ गई, टोटल रिवेन्यू आ गई। जो बातें मैंने आपको बताई, ये सारे सारे रीजन आपने एग्जाम के अंदर लिख के आने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, AS10 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन है। सृष्टि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर विद ए सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन इट्स डिपार्टमेंट ए इन द 3 मंथ टाइम। ध्यान रखना 3 महीने लगे हैं यहाँ पे, ठीक। तो कोई मंथली खर्चा होता है हम उसे 3 महीने के हिसाब से देखेंगे, कंसिडर करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। एसेटेन द अमाउंट एट विच द मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज्ड अंडर AS10 कंसिडरिंग दैट IGST क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द एस लिमिटेड इंटरनली बुक प्रॉफिट शुड बी एलिमिटेड इन अराइविंग एट द कॉस्ट ऑफ मशीन। ये वैसे भी हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ पीपी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर करते हैं। अगर कोई भी आपका इंटरनल प्रॉफिट है तो उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक। स्पेशल फाउंडेशन वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रीपेड विद इन द दिस सप्लाई लीड टाइम, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशन वर आपका 1,41,870, ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, इसे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। दीज एक्टिविटीज वर सुपरवाइज्ड बाय ए टेक्नीशियन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, ठीक है, हु इज एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पज ऑफ 45,000 पर मंथ। ये देखिए 3 महीने टाइम पीरियड लगेगा और एक टेक्नीशियन को हमने क्या किया, इस पर्पज के लिए एम्प्लॉयड किया है, तो आपका डायरेक्ट खर्च हो जाएगा 1,35,000। द टेक्नीशियन सर्विस वर गिवन बाय डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए, लेकिन जो टेक्नीशियन सर्विस है डिपार्टमेंट बी ए को प्रोवाइड करेगा, विच बिल्ड द सर्विस एट 49,500 पर मंथ आफ्टर द एडिंग 10% प्रॉफिट मार्जिन। हम लोग क्या करें, एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, तो बिलिंग जो है 10% प्रॉफिट पे हुई, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी चाहिए, 45,000 इंटू आपका 3 मंथ 135। ये अमाउंट आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। एक ही बार है अमाउंट, ध्यान रखना। The machine was purchased at 1,58,34,000 inclusive of IGST at 12% for which input credit is available to S Limited। अब ये जो अमाउंट है ये इंक्लूडिंग GST है और GST का हमें क्रेडिट मिल जाएगा, तो 1,58,34,000 डिवाइड बाई आपका 1.12 आ जाएगा, क्योंकि इसमें GST इंक्लूड है, तो कॉस्ट आ जाएगी 1,41,37,500 परचेज कॉस्ट, ठीक। 55,770 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वर इनकर्ड टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट एंड आर्किटेक्ट अपॉइंटेड, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, और आर्किटेक्ट फी भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, इसे भी हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। टू सुपरवाइज मशीनरी इंस्टॉलेशन एट द फैक्ट्री साइट, ठीक। तो अपना कॉस्ट कौन कौन सी आएगी, परचेज कॉस्ट आ गई, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गई, आर्किटेक्ट फी आ गई, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आ गई, मतलब सुपरवाइजर की सैलरी, और ये आपका साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट ऑफ द सेट आ गई, ठीक। चलें जी से आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AS11 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखता है। लीगल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, ठीक है। फॉर इट्स प्लांट इट रिक्वायर्ड मशीनरी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसने क्या किया, अपने प्लांट के लिए ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन परचेज की, ठीक है। इट यूजुअली रिसोर्ट टू लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी बोरोइंग फॉर इट्स फंड रिक्वायरमेंट। देखिए कंपनी क्या करती है, जब भी इस तरह से असेट परचेज करती है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले लेती है, और वो भी फॉरेन से लेती है, ठीक। ऑन 1 अप्रैल 23 इट बोरोड $1 मिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी USA व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज आपका $1.63। तो यहां पे हमने क्या एंट्री पास की होगी, हमने एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट, कितने से, 1 मिलियन का लोन लिया है, 63 आपका रेट है, तो 63 मिलियन से हमने एंट्री पास कर दी होगी, ठीक। द फंड वर यूज्ड फॉर एक्वायरिंग मशीनरी, हमने क्या किया, इस फंड को यूज कर लिया मशीन को एक्वायर करने के लिए, ऑन द सेम डेट टू बी यूज्ड इन द 3 डिफरेंट प्लांट, ठीक है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर, ओके, एंड देयर रेजिडुअल वैल्यू आपका 30 लाख। देखिए हमने क्या किया, इस फंड को यूज किया है मशीन परचेज करने के लिए, तो हमने मशीन परचेज की है, तो क्या एंट्री बनेगी आपका, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 63 मिलियन, ठीक।
यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन आपका 10 ईयर है और देयर रेजिडुअल वैल्यू आपका 30 लाख है, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग इसको यूज कर लेंगे। आगे, अर्लियर ऑल्सो द कंपनी यूज टू परचेज मशीनरी आउट ऑफ द फॉरेन बोरोइंग। ठीक है जी, पहले भी कंपनी क्या करती थी, इस तरह से फॉरेन बोरोइंग से मशीन परचेज करती थी। द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन सच बोरोइंग वर चार्ज टू P&L अकाउंट। देखिए बात सुनिए ध्यान से, फॉरेन लोन यहां पे क्या है सर, ये है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को हम लोग क्या करते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो बैलेंस डेट पे क्लोजिंग रेट के हिसाब से उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब जब हम उसे क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कहलाएगा। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को हम प्राइमा फेसी कहां लेके जाते हैं, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं प्राइमा फेसी। ठीक, लेकिन एंटिटी के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो क्या कर सकती है, पैरा 46 या 46A अप्लाई कर सकती है AS 11 का, जो ये कहता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आपका शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पे, तो उसे आप P&L अकाउंट के अंदर ही लेके जाएंगे। ठीक, और ये जो पैराग्राफ होता है ऑप्शनल होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो आप क्या करेंगे, यहां पे चेक करेंगे कि वो किसके रिगार्ड में, अगर वो पीपी के रिगार्ड में, डेप्रिसिएबल असेट के रिगार्ड में, तो उसके इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पीपी के साथ उसे एडजस्ट कर लेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है। और अगर वो अदर देन पीपी है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे और ओवर द लोन पीरियड उसे क्या करेंगे, एमोटाइज करके P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। Earlier, also the company used to purchase machinery out of the foreign borrowing. The exchange difference arising on such foreign borrowing were charged to P&L account and were not capitalized, even though the company had an option to capitalize its as per notified AS 11। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कंपनी ने पहले ऑप्शन अडोप्ट नहीं कर रखा है तो पैरा 46A के अकॉर्डिंग कंपनी क्या कर सकती है, बाद में ऑप्शन को अडोप्ट कर सकती है। ठीक, नाउ फॉर दिस न्यू परचेज ऑफ मशीनरी लीगल लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू अवेल द ऑप्शन ऑफ कैपिटलाइजिंग द सेम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। लेकिन अब उसने क्या किया, ये ऑप्शन अडोप्ट कर लिया। एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 24 आपका कितने से, 62 से, तो यहां पे अपने को गेन हो गया फॉरेन लोन अकाउंट डेबिट 1 मिलियन इंटू 1, क्योंकि रेट 1 से कम हो गया, टू आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट कितने से, 1 मिलियन से। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, एज्यूम दैट on 31st March 24, Legal Limited is not having any old long-term foreign currency borrowing except for the amount borrowed the machinery purchased on 1st April 23। ठीक है, कमेंट whether Legal Limited can capitalize the exchange difference in the cost of the asset। बिल्कुल वो ऐसा कर सकती है क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, और अगर कंपनी ने पहले कैपिटलाइजेशन का ऑप्शन अडॉप्ट नहीं कर रखा तभी कंपनी ऐसा कर सकती है। ठीक, इफ यस देन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करना, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है इसे मशीन की कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे गेन था तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट। जनरली हम इसे P&L अकाउंट में लेके जाते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे मशीनरी की कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देंगे 1 से। ठीक, तो मशीनरी की जो कॉस्ट आएगी आपका 62 आ गई और प्रोस्पेक्टिव बेस हम इसका इंपैक्ट लेंगे। ठीक, अब एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू अपनी है 30 लाख, तो 3 मिलियन है जी सर, तो 59 मिलियन आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट आ गया। 10 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 5.9 मिलियन के आ गया अपना डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट अपना आ जाएगा 56.10 मिलियन। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, XYZ Limited has set up its business in a designated backward area which entitle the company to receive from the government of India as a subsidy of 20% of the cost of the investment। ठीक, अब देखिए अगर बैकवर्ड एरिया में हम लोग प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो जो भी हमें ग्रांट मिलेगी वो एज ए प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रांट को हम लोग क्या करते हैं, हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, उसे P&L अकाउंट में नहीं लेके जाते, ना उसे डेफर्ड करते, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं और उसे कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक, Having fulfilled till the condition under the scheme, the company owned its investment 75 crore, received 15 crore as subsidy from the government in January 24। ठीक है, 75 करोड़ की उसने इन्वेस्टमेंट की है तो 20% आपका 15 करोड़ उसको सब्सिडी मिल गई, मतलब ग्रांट मिल गई। द कंपनी वांट टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रिवेन्यू एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉस फॉर द ईयर एंड। नहीं, हम इसे रिवेन्यू आइटम नहीं मानेंगे, बल्कि आपका इसे कहां लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर लेके जाएंगे और इसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक, कीपिंग इन व्यू द रेलेवेंट AS एग्जामिन वेदर दिस एक्शन इज जस्टिफाइड और नॉट। नहीं, ये एक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, रॉन्ग
ट्रीटमेंट है, ठीक। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, कैपिटलिज्म के अंदर उसको लेके जाएंगे, ठीक। देयरफॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द कंपनी इज नॉट प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। और जब भी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का क्वेश्चन आएगा, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा, तो आपको डायग्राम हमेशा बनाना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर डायग्राम के थ्रू आपको सोल्व कराऊंगा, क्योंकि डायग्राम बनाने से ही फायदा होता है कि जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है हम उसे इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक। उसमें कोई गलती की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती। आइए क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं मिलके। मिस्टर हर्ष प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 10% डिबेंचर फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच ऑफ एक्स लिमिटेड हेल्ड एज करंट असेट, ठीक। ओपनिंग बैलेंस दे दिया 1 अप्रैल का, 1 जून को परचेज दे दिए डिवेंचर, 1 नवंबर को परचेज दे दी डिवेंचर, 31 जनवरी को डिवेंचर सोल्ड दे दिए, मार्केट वैल्यू डिवेंचर क्लोजिंग डेट पे दे दी, ठीक। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 30 जून और 31 दिसंबर है। ब्रोकरेज एट 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। ब्रोकरेज आपने क्या करनी है, हर ट्रांजेक्शन में 1% के हिसाब से पे करनी है। मिस्टर हर्ष क्लोज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 24, ठीक है। हर्ष ने क्या किया, अपनी बुक्स क्लोज कर दी 31 मार्च 24 को। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स एज्यूमिंग फीफो मेथड इज फॉलो, ठीक है। फीफो मेथड फॉलो करती है कंपनी। आई डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ईयर मेंशन करेंगे। अकाउंटिंग ईयर कब से है, 1 अप्रैल 23 से और 31 मार्च 24 तक, ठीक। उसके बाद आपका नेम ऑफ सिक्योरिटी लिखेंगे, 10% डिवेंचर है। ओपनिंग बैलेंस कितने से है, 12,500 एट द रेट आपका 12,25,000। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट लिखेंगे। ड्यू डेट कब कब है, 30 जून है और 31 दिसंबर है। हाँ जी, इसका मतलब जो लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा आपको वो कब मिला होगा, हर्ष को, मतलब सर 31 दिसंबर 22 को, ठीक। चलिए तो यहां पे 3 मंथ का क्या आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जून को उसने क्या किया, 9,000 डिवेंचर परचेज किया 98 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट, ठीक। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व डायग्राम कंप्लीट कराने के बाद कराऊंगा, ठीक है। 1 जून को क्या होता है, 9,000 डिवेंचर परचेज की हैं, किस रेट से, 98 एक्स इंटरेस्ट, ठीक। परचेज 1 नवंबर को उसने फिर से क्या किया, डिवेंचर परचेज की है, $12,000 115 कम इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक। 31 जनवरी को क्या होता है, उसने सेल कर दिया है, 13,500 डिवेंचर है, 110 के हिसाब से कम इंटरेस्ट, ठीक। 31 मार्च को यहाँ पे डिवेंचर की मार्केट वैल्यू दे दी कितनी, 115। आप एक काम और करें, जब भी आप डायग्राम बनाए ना, तो जैसे बिलो द लाइन आप सेल लिख लें और अबव द लाइन परचेज लिख लें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, या वाइस वर्सा, मतलब सेल आप अप द लाइन लिख सकते हैं और बिलो द लाइन परचेज और ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ मिस्टर हर्ष फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, ठीक। इन्वेस्टमेंट इन आपका 10% डिवेंचर ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड, ठीक। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यू डेट आपका 30 जून एंड 31 दिसंबर है। अब स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस 12,500 आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ओपनिंग दे नहीं रखी, अगर मार्केट वैल्यू से कम होती है, और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों दे रखी तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू के बेस पे से कंसीडर कर लेते हैं, या फिर क्वेश्चन में क्या होता है, मार्केट वैल्यू ज्यादा दे रखी है तो फिर कॉस्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। चलिए जी सर। अब इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, तो 12,500 इंटू आपका 100 इंटू आपका 10% है, 3 मंथ के हिसाब से एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा 31250, 31250 एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं। 1 जून को उसने क्या किया, 9,000 डिवेंचर परचेज कर ली 98 के हिसाब से, एक्स इंटरेस्ट है। यहां पे ध्यान देना,
आपने ब्रोकरेज 1% पे की है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं और ब्रोकरेज पे करते हैं तो हम ऐड करेंगे, ठीक, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर हम सेल करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड्स में से उसे माइनस कर देंगे, ठीक। तो 9000 के डिवेंचर हमने 98 के हिसाब से क्या किया, परचेज किए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इरिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन कैसे हुई, ठीक, क्योंकि अल्टीमेट जो इंटरेस्ट है अब वो आपको मिलेगा परचेज के केस में जो नेक्स्ट ड्यू डेट आएगी, लेकिन 1 जून तक के इंटरेस्ट के ऊपर राइट किसका है, सेलर का है, तो आप उसे इंटरेस्ट पे कर देंगे, ठीक। तो इंटरेस्ट कितने से आएगा, 9000 इंटू 100 इंटू आपका 10% डिवाइड बाई 12, कितने मंथ सर, यहाँ पे 31 दिसंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 37,500। तो 37,500 का इंटरेस्ट आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। ये आपका फेस वैल्यू आ जाएगी 9 लाख से, और अमाउंट आएगा आपका इंटू 98 प्लस आपका 1%, 890,820। ये देखिए, ये आपने परचेज की ट्रांजैक्शन कर दी। उसके बाद यहां पे देखेंगे डायग्राम पे वहां बात ही नहीं कर रहे हम। 30 जून को ड्यू डेट आ गई। अब 30 जून को अपने पास कितने डिवेंचर हेल्ड है सर, 12,500 प्लस 9,000, 21,500 इंटू 100 इंटू आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 10% के हिसाब से, 1,07,500 बाई बैंक अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर को हमने क्या किया, 12,000 आपका डिवेंचर फिर से परचेज कर लिए, कम इंटरेस्ट, ठीक। अब इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 12,000 इंटू 100 इंटू आपका 10% डिवाइड बाई 12 इंटू लास्ट इंटरेस्ट जून में मिला था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा, 40,000 तो इंटरेस्ट आ गया। ट्रांजैक्शन आपका 12,000 है इंटू 115, कम इंटरेस्ट है, ठीक। तो 12,000 इंटू 115 प्लस आपका 1%, 13,93,800, ये आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस आ गई इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, ठीक। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, उसने लिखा कम इंटरेस्ट, तो मतलब ये जो प्राइस डिसाइड हुआ है ये इंटरेस्ट इंक्लूड करके डिसाइड हुआ है। इरिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है तो हम क्या करें, इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, ठीक। माइनस 40,000 आपका 13,53,800, 13,53,800, ठीक। चलिए, इसके बाद 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर को अपने पास कितने हेल्ड है डिवेंचर सर, 21,500 माइनस 12,000 आपका 9,500, नहीं ये भी परचेज है, तो 21,500 प्लस आपका 12,000 सर 33,500 इंटू आएगा आपका 10% इंटू 100, ठीक, क्योंकि ये आपका नंबर है, और डिवाइड बाई 12 इंटू 6, 167,500। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। 31 जनवरी को क्या होता है, हमने ना 13,500 डिवेंचर 110 के हिसाब से बेच दिए हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने महीने का रिसीव होगा अपने को सर, इंटरेस्ट अपने को रिसीव होगा 1 महीने का, क्योंकि जो नेक्स्ट ड्यू डेट होगी अब जो बायर होगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसे 1 महीने के लिए हेल्ड किया तो 1 महीने का इंटरेस्ट मैं रिसीव करूंगा उससे ना। तो 13,500 इंटू 110 आपका अमाउंट आ गया 14,85,000, माइनस कर देंगे 1%, क्योंकि इस बार हमने एज ए आपका ब्रोकरेज पे किए, तो 14,70,150 ये आपका प्रोसीड्स आ गई, नेट प्रोसीड्स आ गई, ठीक। 1% मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। इंटरेस्ट कितने से आएगा, 13,500 इंटू आपका 100 इंटू आपका 10%, 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा 11,250। वन 4,58,900। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे और जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट और लॉस के अंदर लेके जाएंगे। एक बार मैं इतना टिक करा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये नेट सेल प्रोसीड्स, इसमें से क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब मेथड वो कह रहा है कि FIFO मेथड आपने फॉलो करना। FIFO मेथड का मतलब क्या है कि जो पहले है उसे हमने पहले सेल किया, तो पहले हमने इसको सेल किया होगा 12,500, तो ये पूरा सेल हो गया, 12,25,000 तो ये कॉस्ट आ गई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें से हमने क्या किया, 1 लाख का बेच दिया है, तो 8,90,820 डिवाइड बाई 9, 98,980, ये कॉस्ट आ गई आपकी जो आपने डिवेंचर बेचे हैं। 13,23,000 आपका 980 माइनस 14,58,900, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 134,920, P&L अकाउंट में आ जाएगा 134,920, ठीक।
इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया आपका 12,500 प्लस 9,000 प्लस 12,000 माइनस 13,500, 20 लाख का। ठीक, इस पे 3 महीना क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्टिव आ जाएगा आपका 50,000। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें से आपका 8 लाख की आइटम बची हुई है, ठीक, और 12 लाख ये बचा हुआ है। तो 890,820 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 8 लाख, 791,840 ये कॉस्ट बची हुई है, और यहाँ पे कॉस्ट बची हुई है 13,53,000 आपका 800 प्लस 13,53,800, ये अमाउंट आ गया 21,45,640, ये आ गई आपकी कॉस्ट। ठीक, और अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू कितनी है 115, 20 लाख इंटू 115%, मार्केट वैल्यू आ गई 23 लाख। तो ये लोअर है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन कर देंगे। जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा उसे आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे। चलें आगे, जी सर आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अमलगमेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ज्ञान लिमिटेड एंड किरण लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24 आर गिवन बिलो। शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई, आपका करंट लाइबिलिटी आ गई, असेट है। ज्ञान लिमिटेड हैज एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ किरण लिमिटेड, तो ज्ञान लिमिटेड आपका न्यू कंपनी बन गई और किरण लिमिटेड आपका ओल्ड कंपनी बन गई। ठीक, एज ऑन 31 मार्च 24 एज पर फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर। ठीक, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ज्ञान लिमिटेड, आपने ज्ञान लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पास करनी, एंड प्रीपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, आपने मर्जर के बाद बैलेंस शीट बनानी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखता है, बैंक एग्री टू वेव ऑफ 50% ऑफ लोन ऑफ ज्ञान लिमिटेड। इसका मतलब यहाँ पे एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम चली है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे, बैंक लोन है ज्ञान के पास 40 लाख का, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे लोन फ्रॉम बैंक 20 लाख से टू कैपिटल रिडक्शन आपका 20 लाख से। ज्ञान लिमिटेड विल रिड्यूस टू इट शेयर टू ₹2 पर शेयर। अब यहाँ पे देखिए, अगर शेयर कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस ₹2 लिखा है तो ये आपका रिडक्शन इन फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू रिडक्शन तो साथ साथ आपका पेड अप वैल्यू रिडक्शन। ठीक, एंड देन कंसोलिडेट 5 शेयर इनटू 1 शेयर ऑफ 10 न्यू शेयर, ये आपका अलग एंट्री आ जाएगी। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे, आपका टोटल 65 शेयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 650 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब 2 का शेयर हो जाएगा 130 से, टू कैपिटल रिडक्शन आपका 520 से। अब अपने पास 65 शेयर 2 के हिसाब से आ गए। अब आगे उसने बोला कि आप क्या करेंगे, आप ना कंसोलिडेट कर देंगे 5 शेयर में एक शेयर को। इसका मतलब क्या है, 65 इंटू 2 130 है, हम क्या करेंगे शेयर बढ़ा देंगे, और आपका एक सेकंड कंसोलिडेट किया ना उसने या सब डिवीजन, अच्छा कंसोलिडेट किया उसने ना, तो कंसोलिडेट अगर उसने किया है तो हम क्या करेंगे फेस वैल्यू बढ़ा देंगे और शेयर कम कर देंगे, 3 इंटू 10 130। हम एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, 65 इंटू 2 आपका 13 इंटू 10। चले जी सर, ध्यान रखना, अब अपने पास जो शेयर कैपिटल है 13 इंटू 10 है। आगे लिखता है ज्ञान लिमिटेड विल इशू 2 इक्विटी शेयर फॉर 3 शेयर ऑफ किरण लिमिटेड। यहाँ पे आपका अमल कमीशन हुआ, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कैपिटल रिडक्शन है उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। आई रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में हम क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट है, जी सर बिल्कुल है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इंटेंजिबल सेट नहीं है, हमसे क्या करते हैं राइट ऑफ करते हैं, इंटेंजिबल सेट के बारे में नोट लिख देते हैं कि हमने एज्यूम किया कि इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक, तो जो 260 का अमाउंट है इसे हम क्या करेंगे कैपिटल रिडक्शन के साथ एडजस्ट कर देंगे, और जो बैलेंस कैपिटल रिडक्शन होगा आपका डेबिट या क्रेडिट, एक बार वो चेक कर लेते हैं सर। 20 प्लस आपका 520, 540 का क्रेडिट बैलेंस है, 260 अपना लॉस के साथ एडजस्ट हो गया, बाकी क्रेडिट बैलेंस हम क्या करें कैपिटल रिजर्व में लेके चले जाएंगे। ठीक, टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हम चाहें तो बैलेंस शीट को अपडेट कर सकते हैं, या चाहे तो सिर्फ अमाउंट अपडेट कर देते हैं। ये आपका जो अमाउंट है 130 की शेयर कैपिटल है, जी सर। कैपिटल रिजर्व अपना कितने से आएगा, ये पीएनएल अकाउंट 0 हो चुका, कैपिटल रिजर्व अपना 280 से आ गया है। ठीक, लोन अपना कितने से आएगा 20 से आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अपडेट होगी, बिल्कुल अपडेट होगी सर।
आपका P&L अकाउंट अपडेट हो गया, बिल्कुल अपडेट हो गया, कैपिटल रिजर्व आ गया और आपका लोन फ्रॉम बैंक 20 से, ठीक। मैं डबल इफेक्ट दिखा देता हूँ एंट्री के, लोन फ्रॉम बैंक 20 आ गया, बिल्कुल ठीक। कैपिटल रिडक्शन एडजस्ट हो चुका, शेयर कैपिटल अपनी 130 से आ गई, ठीक, और कैपिटल रिजर्व अपना 280 से आ गया। आइए अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ज्ञान लिमिटेड विल इशू टू शेयर मतलब न्यू फॉर 3 इक्विटी शेयर ऑफ किरण लिमिटेड। किरण के पास जितने शेयर है, हर शेयर 3 शेयर के बदले में हम क्या करेंगे, अपने 2 शेयर इशू करेंगे। न्यू शेयर आर टू बी इशूड एट 20 ईच हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर। तो आइए पीसी कैलकुलेट करते हैं। पेमेंट इन वर्किंग और अमाउंट, और ये आप कंसिडर करेंगे रुपीज इन लैक्स। पेमेंट टू में क्या आएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर, हम उन्हें इक्विटी शेयर देंगे, 2 शेयर देंगे 3 के बदले में। और किरण के पास टोटल शेयर कितने हैं, 60 है, 10 का एक शेयर है ना। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी कितने से है, आपका 40 से आ गया, इनटू इशू प्राइस 20 है, तो 800 का पीसी का अमाउंट आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, जब हम लोग बैलेंस शीट में इस अमाउंट को कंसिडर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम को बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आप यहीं पे क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम यहीं पे वर्किंग कर लेंगे, सो दैट बैलेंस शीट के अंदर गलती ना हो। देखिए, जब भी अमलगमेशन में न्यू कंपनी की बैलेंस शीट पूछी जाती है तो 2 जगह हाई प्रोबेबिलिटी होती है गलती होने की। एक, जब हम पीसी को एलोकेट करते हैं तो स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, इसे कैपिटल मान लेते हैं, जबकि ये कैपिटल नहीं, इसका एक हिस्सा किसमें जाएगा, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, ठीक, अगर इशू प्राइस अदर देन फेस वैल्यू रहा है। दूसरी गलती वो बैलेंस शीट बनाने में करते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने में क्या गलती होती है, मैं जब बैलेंस शीट बनवाऊंगा आपको तब बताऊंगा, और फिर आप देखेंगे कि उसके बाद आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। आइए अब पीसी को एलोकेट कर देते हैं यहीं पे। देखिए, नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय न्यू कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी कितने हैं, 40, और आपका फेस वैल्यू कितने से सर, 10 से, तो 400, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से आ जाएगा सर, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर 400 से, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ किरण लिमिटेड विल बी पेड ऑफ बाय इशूइंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ज्ञान लिमिटेड, ठीक है, फॉर 100 ईच एट ए प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर देंगे, ठीक है, एक के बदले एक प्रेफरेंस शेयर, लेकिन जो प्राइस रहेगा आपका 105 के हिसाब से रहेगा। तो ये आपका 100 का है, 2 इंटू 105, 210, जिसमें आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 से आ जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 10 से आ जाएगा, ठीक। चले जी सर, अब यहाँ पे टोटल पीसी का अमाउंट एक बार आगे देख लेते, कुछ और तो नहीं कर रखा उसने। डिविडेंड ऑफ किरण लिमिटेड विल बी पेड आफ्टर मर्जर टू बी शेयर होल्डर ऑफ द किरण लिमिटेड। अच्छा, किरण के यहाँ पे डिविडेंड पेबल है, तो हम उसे एज ए लाइबिलिटी एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, और फिर डिविडेंड पे कर देंगे। ट्रेड पेबल ऑफ ज्ञान लिमिटेड इंक्लूड 50 लाख पेबल टू किरण लिमिटेड, तो इसे हम एज ए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे बाद में, ठीक। तो पीसी आ गई 1010। अब एक बार हम चेक करेंगे कि जो अमलगमेशन है वो इन द नेचर ऑफ परचेज है, इन द नेचर ऑफ मर्जर है। जो अमलगमेशन है इन द नेचर ऑफ परचेज है, इन द नेचर ऑफ मर्जर। आइए 5 कंडीशन चेक करते हैं मर्जर की। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमने जो ओल्ड कंपनी को एक्वायर किया, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर एग्री होने चाहिए। सर यहाँ पे सारे शेयर होल्डर एग्री है। सेकंड, हमने जो अमाउंट पे किया है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो इक्विटी शेयर में पे किया है, सर बिल्कुल। थर्ड, हमने सारी सेट ऑफ लायबिलिटी का एक्वायर किया, सर सारी सेट ऑफ लायबिलिटी का एक्वायर किया, और असेट ऑफ लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे एक्वायर किया, सर बुक वैल्यू पे एक्वायर किया है, ठीक। और हम ये मान के चलते हैं हम इस एग्जाम पर्पज के लिए कि न्यू कंपनी सेम बिजनेस करेगी आपका जैसा ओल्ड कंपनी का है, ठीक। तो ये मर्जर हो गया। अगर मर्जर है तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले बिजनेस मर्ज अकाउंटेड टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी 1010 से। यहाँ पे परचेज लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मर्जर है मतलब, ठीक। उसका हम लोग क्या करेंगे, असेट और लायबिलिटी का बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा सर वो आपका जर्नलिज्म में आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी असेट बुक वैल्यू पे आ जाएंगी, ये लायबिलिटी आपकी बुक वैल्यू पे आ जाएंगी। डिबेंचर के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कह रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो हम सेम अमाउंट के डिबेंचर इशू कर देंगे। नहीं सर, तो सेम अमाउंट के हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर इशू कर देंगे, ये आपका डिबेंचर आ जाएगा, और 2 बिजनेस मर्ज आ जाएगा, डिफरेंस आपका जर्नलिज्म में आ जाएगा, ठीक। ये देखिए, ये सारी एसेट बुक वैल्यू पे आ गई। ये आपका ट्रेड पेबल है, डिवेंचर है, डिविडेंड पेबल है, डिवेंचर है, बिजनेस मर्ज है, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। हालांकि मैं इसको क्रॉस टैली करा सकता हूँ, सर क्रॉस टैली कराइए। देखिए, पुरानी कैपिटल कितनी थी सर, 800 की,
पीसी कितनी गई है 1010, तो 210 से जनरल रिजर्व डेबिट हो चुका होगा। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है 360, तो 150 का जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब हम लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे। लिक्विडेटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अमाउंट आ जाएगा 400 प्लस 10। ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल इसे कैंसिल कर देंगे। डिविडेंड पेबल टू बैंक आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें एक एंट्री और पास करनी चाहिए। ये जो 12% डिबेंचर है ना, यहाँ पे आना चाहिए डिबेंचर होल्डर ऑफ, मैं लिख देता हूँ बल्कि डिबेंचर होल्डर ऑफ किरण लिमिटेड। ठीक, और यहाँ पे एक एंट्री और बनेगी, डिबेंचर होल्डर ऑफ किरण लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। कितने से सर 100 से। चलें जी सर, आइए अब हम क्या करेंगे, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। जब भी आप न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएं तो आपने क्या करना है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी प्लस माइनस इफेक्ट्स ऑफ जर्नल एंट्री, बात खत्म। सबसे ज्यादा जो गलती होती है स्टूडेंट से न्यू बुक्स बनाते हुए, न्यू कंपनी बैलेंस शीट बनाते हुए, वो पता क्या होती है, वो इसको रेफर करते हैं। इसको आपने रेफर करना ही नहीं है, चाहे मर्जर भी क्यों ना हो, क्योंकि मर्जर में भी हम लोग क्या करते हैं, एसेट लायबिलिटी को एक्वायर कर लेते हैं और आपका रिजर्व को क्रिएट कर देते हैं। एक्चुअली मर्जर का मतलब पता क्या होता है, मर्जर का मतलब होता है कि जो दूसरी कंपनी जिसको हमने एक्वायर किया वो शुरू से अपनी ही कंपनी है, मतलब हम ही है वो, और अगर हम ही है तो हम क्या करेंगे, उसके सेट मेरे सेट, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी, उसके रिजर्व मेरे रिजर्व, क्योंकि लीगली कैपिटल चेंज हो जाती है सर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल चेंज कर देते हैं और डिफरेंस कहां लेके जाते हैं, जनरल रिजर्व में। ठीक, चलिए अब हम यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसमें आएगा आपका शेयर होल्डर फंड, उसमें आएगा आपका शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगी 130 प्लस 400 की हमने शेयर कैपिटल किरण लिमिटेड के शेयर होल्डर को इशू की, तो 530 आ गई। ठीक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150 प्लस 200 350। आइए मैं आपको साथ साथ बैलेंस शीट टिक करा देता हूँ। 530, 130 प्लस 400 350 880। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में ये अपने पास कैपिटल रिजर्व है, 410 का अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, और 150 का अपने पास क्या जनरल रिजर्व है। तो 150 प्लस 410 प्लस आपका 280 840। बाइफर्केशन देख लीजिए इसका, 280 410 150। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या आएगा, लोन फ्रॉम बैंक 20 से आ जाएगा, और डिबेंचर आपके आ जाएंगे 175 से। 100 के डिबेंचर हमने यहाँ पे ये वाले इशू किए थे, ये देखिए 195। उसके बाद करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी 15 से आ जाएगा, ट्रेड पेबल आपका 50 कैंसिल हो गया था, तो 95 प्लस 105 माइनस 50 150 से, और डिविडेंड पेबल हमने पे कर दिया है। ठीक, तो 150 और 15 करंट लायबिलिटी के अंदर। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद असेट में नॉन करंट असेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1600 से, इन्वेस्टमेंट आपका 250 से, करंट असेट में जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है 50 से कैंसिल हो गया 150, और कैसेट बैंक 140 था, हमने 60 का डिविडेंड पे कर दिया, और बैंक की कोई एंट्री नहीं है आपका 80। 700 प्लस 900 1600, इन्वेस्टमेंट 250, 150 का ट्रेड रिसीवेबल, और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, चलें जी सर, आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, AS 16 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोरिंग कॉस्ट इनकट करते हैं इन रिलेशन टू क्वालिफाइड सेट, तो हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट का अप्लाई कर देंगे, और अगर बोरिंग कॉस्ट इनकट होती है अदर देन क्वालिफाइड सेट, तो उसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक, देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन 16, यू लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड ए टर्म लोन ऑफ 620 लाख फॉर ए कंप्लीट रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स फैक्ट्री ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी वाज एक्वायर्ड अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 अप्रैल 24। हमने प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर किया और मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत, और इंस्टॉलेशन वगैरह सब कंप्लीट 30 अप्रैल को हुई है, अगले साल जाके। ठीक,
एन एक्सपेंडिचर ऑफ 510 लाख वाज इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो ये आपका अमाउंट जो है इसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने का जो अमाउंट है ये आपका क्वालिफाई सेट बन जाएगी, इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर देंगे। 54 lakh has been advanced to supplier for additional asset which were also received and installed before 30th April. Additional asset has taken substantial period of time in its installation, ठीक है, तो इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। एंड बैलेंस लोन 56 लाख हैज बीन यूज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, ठीक, अगर हम लोन को वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल कभी क्वालिफाई सेट नहीं होती, तो बोरिंग कॉस्ट पेनल अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर वर्किंग कैपिटल लोन है तो फिर आपको जनरल बोरिंग का पार्ट माना जाता है, ठीक। द कंपनी हैज पे टोटल इंटरेस्ट 68.20, तो 68.2 डिवाइड बाई 620 आपका 11% हो गया, ठीक। एक बार इसका टोटल कर लेते हैं, 510 प्लस 54 प्लस आपका 56 620 सेम अमाउंट आ गया। क्योंकि हम लोग ना एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है वो मैक्सिमम एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट तक होती है, ठीक। तो यहाँ पे 510 इंटू आपका 11% 56.1 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, 54 इंटू 11% बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज आ गई, ठीक। और आपका वर्किंग कैपिटल के ऊपर 6.16 आपका पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, SP Hotel Limited entered into an agreement with Mr. A for running its hotel for a fixed return payable to the later every year, ठीक है। मिस्टर ए क्या करेगा, एसपी होटल लिमिटेड का जो होटल है उसे चलाएगा, ठीक है, फिक्स रिटर्न के बेस पे, जिसे हर ईयर के लेटर में मतलब ईयर एंड पे किया जाएगा, ठीक, उसका अमाउंट ना। द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द होटल while all financial and operating policy decisions are taken by the board of directors, ठीक, of the company. Mr. A does not own any voting power in SP Limited. Would he be considered as a related party? देखिए, एक इंडिविजुअल कंपनी का रिलेटेड पार्टी माना जाएगा अगर वो इंडिविजुअल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के ऊपर कंट्रोल करता है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है और रिलेटिव ऑफ हिज इंडिविजुअल, ठीक, या फिर वो आपका केएमपी है। अब यहां पे देखिए उसने शेयर तो हेल्ड कर नहीं रखी, कोई वोटिंग पावर उसके पास है नहीं, और वो केएमपी भी नहीं क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका डिसीजन लेता है, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा, ठीक। चलिए इसका आंसर एक बार रेफर कर लेंगे। हालांकि वो मैनेज करता है बट वो उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं है, ठीक है, एक्टिविटी को मैनेज करता है बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं, तो एक तरीके से वो एजेंट की तरह काम कर रहा है। फर्दर द फैक्ट दैट मिस्टर ए डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट और इंस्ट्रक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट क्वालिफाई एज हिम केएमपी। क्वेश्चन नंबर 18, सन लिमिटेड विशेष टू ऑब्टेन ए मशीन कॉस्टिंग 30 लाख बाई वे ऑफ लीज, ठीक है, द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज 14 ईयर बट द कंपनी रिक्वायर इट ओनली फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। तो क्या हुआ, सन लिमिटेड ने एक मशीन लीज पे ली है जिसकी कॉस्ट 30 लाख है, इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन कितने से है, 14 ईयर से, ठीक है, बट द कंपनी रिक्वायर ओनली फॉर 3 ईयर, ठीक है। इट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टार लिमिटेड फॉर ए लीज रेंटल ऑफ 3 लाख पर एनम पेबल इन एरियर एंड द इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कितना 15% है। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ सन लिमिटेड इज नॉट श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दीज लीज रेंटल एंड सीक योर एडवाइस। देखिए, लीज के अंदर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लीज फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, ठीक, लीज जो है फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंस लीज है नहीं, अगर फाइनेंस लीज है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग लीज बन जाएगा। फाइनेंस लीज में हम कुछ एग्जांपल चेक करते हैं। सबसे पहले क्या ऑटोमेटिक ओनरशिप ट्रांसफर और नहीं, क्या लीज पीरियड के बाद जो लेसी है वो कुछ पेमेंट करेगा जो कि मार्केट प्राइस से कम होगा, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं। जो लीज पीरियड है क्या वो सब्सटेंशियल इक्वल टू आपका इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नहीं सर सब्सटेंशियल इक्वल नहीं है। क्या असेट स्पेशल नेचर की है, नहीं। एक कॉन्सेप्ट और बच गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे आपका 3.36 3 इंटू 3.36 जो लीज पेमेंट की पीवी है वो 10.08 है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट आपका। हालांकि अगर आप देखेंगे ना तो AS 19 ये कहता है कि आपको जो चेक करना है फेयर वैल्यू के साथ चेक करना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट आपका सब्सटेंशियल इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है, तो आपको फाइनेंस लीज बन जाएगी। अब यहाँ फेयर वैल्यू नहीं दे रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को फेयर वैल्यू मान के इससे कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका सब्सटेंशियल इक्वल नहीं है, ये तो अराउंड आपका 33% के आसपास आया, तो ये लीज आपकी ऑपरेटिंग लीज बन गई। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे,
जो आपने एक्चुअली ना एक चीज़ हो रहा है, ये आई थिंक ये गलत दे रखा है, एन्युटी फैक्टर 3 साल का ना, ये ज़्यादा ईयर का दे दिया उसने ना, तो ये अमाउंट यहाँ पे गलत आ रहा है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये जो आपको एनुअल लीज रेंट दे रखा है ना, ये शायद 5 साल का दे रखा है, ये जो है आपका मतलब 5 साल के लीज पीरियड के हिसाब से दे रखा है। मैं आपको चेक कराता हूँ आपको ना, ये क्वेश्चन की मिस्टेक है। 1/1.15 इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये देखिए 3.36 है, तो इसे आप ऐसा करें 5 ईयर कर लें। और अगर आप 3 ईयर के हिसाब से इसे कंसिडर कर रहे हैं, फिर उसके समय आप क्या करेंगे, एनुटी फैक्टर कंसिडर करेंगे आपका 1/1.15 1 2 3 GT 2.283। तो ये जो अमाउंट आएगा आपका 3 लाख के हिसाब से, फ्री अमाउंट आ जाएगा 6.85, ये अमाउंट आ जाएगा। और ये आपका इन कंपैरिजन टू दिस सब्सटेंशियल इक्वल नहीं है। ठीक, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट होती है वो सब्सटेंशियल इक्वल टू फेयर वैल्यू होती है, सेट होनी चाहिए। सब्सटेंशियल इक्वल में हम लोग एग्जाम पर्पज के लिए 90% एंड अबव मान लेंगे, ठीक, कि 90% एंड अबव है तो वो सब्सटेंशियल इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दे रखी, तो हम कॉस्ट को फेयर वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन में ना एक ड्राफ्टिंग एरर क्या है, या तो ये 5 ईयर होगा या फिर ये आपका चेंज होना चाहिए एनुटी फैक्टर। ठीक, तो मैंने इसको 2 वे से करा दिया। अगर एनुटी फैक्टर 3 ईयर के हिसाब से तो ये अमाउंट आएगा, और अगर 5 ईयर के हिसाब से ये है तो फिर ये आपका ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अब ये लीज एक ऑपरेटिंग लीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लीज रेंटल है 3 लाख पर एनम है, इसे ओवर द लीज पीरियड क्या करेंगे, एलोकेट कर लेंगे बाय यूजिंग एसएलएम। लेकिन अगर कोई और अप्रोप्रिएट बेस है, इट मींस क्या है कि अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट हम आइडेंटिफाई कर पा रहे तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट की रेशियो, ठीक है, बट जो हम एक्सपेक्टेड बेनिफिट आइडेंटिफाई करेंगे वो रिलायबल होनी चाहिए। ठीक, तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे, लीज रेंट आपका बेनिफिट की रेशियो में एलोकेट कर लेंगे, और जो भी पेमेंट और लीज रेंट का डिफरेंस आएगा जो हमने रिकॉर्ड किया वो आपका आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आ जाएगा। 3 लाख ईच ईयर। यहाँ पे उसने जो ईयर दिए हैं, क्वेश्चन है 3 दिए हैं 5 दिए हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे आपका 3 ईयर दिए गए हैं, ये देखिए ईयर 3 है। यहाँ पे भी आपका लीज टर्म शुड बी मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ 3 ईयर है, तो फिर ये चेंज कर लेंगे आप ना, ये आप कर लेंगे 2.283। ये नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये 2.283 इंटू आपका 6.849 आ गया। ठीक, चले जी सर, आइए। तो ये लीज आपका ऑपरेटिंग लीज बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से एलोकेट कर लेंगे, अनलेस अंडर सिस्टमेटिक बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टाइम पैटर्न ऑफ द यूजर बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स कितने से, 37,50,000 से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपका 10 ईच, आउटस्टैंडिंग कितने से, 5 लाख से। ये नंबर ऑफ शेयर है या कैपिटल है, ये नंबर ऑफ शेयर होंगे तो ये रुपीज काट दें यहाँ पे, ये आपका आई थिंक एरर है। कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर आपके 50,000 है। इक्विटी शेयर टू बी इशूड ऑन कन्वर्जन आपका 55,000। ठीक, ये आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाएंगे। द रेट ऑफ इनकम टैक्स 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेसिक एंड डायलूटेड अर्निंग पर शेयर। देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट दे दिया जी सर, 37,50,000 डिवाइड बाई आपका 5 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 7.5। अब डीपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट ले लेंगे अर्निंग में भी और आपका वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर में भी। और ध्यान रखेंगे जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उनके नीचे डायलूटेड होनी चाहिए। डायलूटेड का मतलब क्या है कि अर्निंग रिड्यूस होनी चाहिए। अगर एंटी डायलूटेड फिर उसे कंसिडर नहीं करेंगे, बीपीएस आपकी डीपीएस के बराबर आ जाएगी। ठीक, मतलब डीपीएस आपकी बीपीएस के बराबर आ जाएगी, डीपीएस उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डायलूटेड को हमें कंसिडर करना हो। तो डायलूटेड को हम कैसे कंसिडर करेंगे, आपका जो कंटिन्यू ऑर्डिनरी ऑपरेशन इनकम है उसके बेस पे। अब अर्निंग पे इफेक्ट क्या आएगा, 50,000 है इंटू आपका 100 है इंटू 8%, 4 लाख, टैक्स रेट 30% है तो इंटू 70%, 280। ये आपका नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट का इफेक्ट आ गया, जो कि हम अर्निंग में इफेक्ट डालेंगे 3750 डिवाइड बाई आपका 5,55,000, तो डीपीएस आ गई 7.26। चले जी सर, अब
यहां पे आपकी अर्निंग रिड्यूस हो रही, इट मीन्स क्या है कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर उनके नीचे डाइल्यूटेड है, और हम उसे क्या करें, डीपीएस के लिए कंसिडर कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचेंगे। एस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेज. The company is in the process of finalizing its account for the year ended 31st March 23 and need your expert advice on the following issue. The company has its plant at 3 different locations. ठीक है, it has to shut down one of its plant due to internal reason. The said plant site is under a rental agreement till 31st March 24. ठीक है, तो आपका 1 साल का रेंटल एग्रीमेंट अभी बचा हुआ है. The rent per month is 80,000. Okay. If the company cancel the agreement, it has to pay a penal amount equal to 6 month rent. ये एग्रीमेंट हो रखा है कि अगर वो मान लो एग्रीमेंट को कैंसिल करेगी तो उसे 6 महीने का रेंट पे करना पड़ेगा, तो 480 का रेंट उसे पे करना पड़ेगा. ठीक. द कंपनी ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू सबलेट द साइट एट द रेंट ऑफ 45,000 पर मंथ. कंपनी क्या करेगी, अगर इसे सबलेट पे देना चाहे तो 45,000 पर मंथ रेंट के हिसाब से वो सबलेट कर सकती है. ठीक. तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया. ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेड लॉस है और जो पेनल्टी का अमाउंट है विच एवर इज लोअर. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो 45,000 पर मंथ हमें रिसीव होगा, 80,000 हमें पे करना पड़ेगा. तो एक्सपेक्टेड लॉस कितना आ गया कॉन्ट्रैक्ट पे, पर मंथ लॉस आ गया 35,000. ये आपका अप्रैल 23 से लेके और आपका मार्च 24 तक आएगा. पर मंथ 12 मंथ के लिए कितना अमाउंट आ गया, 35,000 इंटू 12 सर 4,20,000. ये हमें लॉस होगा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर कैंसिल करते हैं तो ये पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो 420 का हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे एज ए ओनरस कॉन्ट्रैक्ट. चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं. A case has been filed against the company in the consumer court and a notice for the levy of a penalty of 20 lakh has been received. ठीक है जी. The company has appointed a lawyer to defend the case for a fee of 2 lakh. 2 lakh lawyer की fee है. 50% of the fee has been paid and the balance 50% will be paid after finalizing of the case. There are 75% chance that the penalty may not be levied. देखिए, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कैश का आउटफ्लो होगा, तो हम लोग यहाँ पे प्रोविजन मतलब, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मोर लाइकली देन नो. ठीक. तो 50% से ज़्यादा चांस होने चाहिए होने के, यहाँ पे 25% चांस ही है कि हमें पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एज ए प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे. और हाँ, जो 1 लाख की लोअर फी है उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे. ठीक. एक बार मैं आपको आंसर रेफर करा देता हूँ. प्रोबेबल का मतलब है मोर लाइकली देन नॉट. In the given case, there are 75% chance that the penalty may not be levied. Accordingly, as limited should not make any provision for penalty. हाँ, उसे क्या करना पड़ेगा, लॉयर की जो फी है उसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा. अब आप एक काम और करेंगे, इस क्वेश्चन में ना इंस्टीट्यूट की साइड से एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है. एक बार क्वेश्चन पे आएंगे आप ना, यहाँ पे वो 31 मार्च 23 लिख रहा है और यहाँ पे 31 मार्च 24 लिख रहा है. और अगर आप सेकंड केस का सोल्यूशन देखेंगे ना, और थर्ड केस का सोल्यूशन हालांकि मैं अभी आपको कराऊंगा, बट मैं एक बार डेट दिखा देता हूँ. जैसे थर्ड केस की बात भी वो कर रहा है तो 23-24 और यहाँ पे 23-24. ठीक. तो यहाँ पे पता डेट क्या होनी चाहिए क्वेश्चन में ना, फर्स्ट केस में आप एक काम करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, रियल में क्वेश्चन आपका 24 का है, तो ये डेट आप 24 कर देंगे और ये जो डेट है ये आप 25 कर देंगे, क्योंकि 31 मार्च 24 को क्या है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया अगले साल के लिए. और ये आपका 23-24 में हो गया, 23-24 में हो गया. ठीक. ये भी 23-24 का केस है, लेकिन ये अगले साल एग्जीक्यूट होगा, इसलिए ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया 31 मार्च 24 को. ठीक है. तो ये आप डेट चेंज कर लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. द कंपनी हैड कमिटेड टू सप्लाई ए कंसाइनमेंट वर्थ ₹1 crore टू वन ऑफ इट्स डीलर बाय द ईयर एंड. ठीक है. एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ द डिलीवरी इज नॉट मेड ऑन टाइम, ए कंपनसेशन ऑफ 15% ऑफ द वैल्यू इज टू बी पेड. कंपनी ने क्या किया, एक कमिटमेंट की कि वो 1 करोड़ के वर्थ के गुड्स का कंसाइनमेंट करेगा डीलर को. ठीक है. ईयर एंड तक. और कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई तो 15% उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का. ठीक. वाइल द कंसाइनमेंट वाज इन ट्रांजिट, वन ऑफ द ट्रक कैरिंग गुड्स वर्थ 30 लाख मेट विद एन एक्सीडेंट. 30 लाख के गुड्स एक्सीडेंट में खराब हो गए. इट वॉज हाउएवर कवर्ड बाय इंश्योरेंस. ठीक है. इंश्योरेंस से हम लोग क्या करेंगे, आपका अमाउंट क्लेम कर लेंगे. लेकिन एक बात का ध्यान रखना
कि इंश्योरेंस के केस में हम लोग अमाउंट तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आपके पास क्या आएगा, वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक। अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिपोर्ट द पॉलिसी अमाउंट इज कलेक्टेबल, ओके, subject to 10% deduction, okay. Before closing the books of account, the company has received the information that the policy amount has been processed and the dealer has also claimed for the compensation. यहाँ पे देखिए, डीलर को हमें कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, तो लॉस हो गया, हाँ जी, कितना आपका 30 लाख का 15%। हम ये मान के चल सकते हैं कि जो बैलेंस 70 लाख के गुड्स है, क्योंकि हमें तो 1 करोड़ के गुड्स भेजने ना, तो जो बैलेंस आपका 70 लाख के गुड्स है वो हम टाइमली डिलीवर कर देंगे। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो टाइमली डिलीवर नहीं हो पाएंगे, तो उसके इसमें फिर क्या होगा, आपका जो प्रोविजन है वो 450 की जगह 15 लाख का आ जाएगा, ठीक। तो 450 का तो हम लोग क्या करेंगे, ये एज ए कंपनसेशन के रूप में अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, लॉस रिकॉर्ड करेंगे। और एक बात और, इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें क्लेम मिलेगा, कितना मिलेगा, 27 लाख, तो हम 27 लाख का क्लेम रिकॉर्ड कर लेंगे। 30 लाख का लॉस हो गया है इन्वेंट्री का, तो 3 लाख सर अपना क्या आ जाएगा, ये लॉस हम अमाउंट P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। चलें जी सर। देखिए, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 30 लाख, इंश्योरेंस क्लेम 27 लाख, तो लॉस रिकॉग्नाइज आपका 3 लाख, ये देखिए 23 24 में है। इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल आ जाएगा और ये हम लोग क्या करेंगे, कंपनसेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर आगे लिखता है अल्टरनेटिवली कंपनसेशन को आप क्या करेंगे, ये मान के कि सारे गुड्स डिले हो तो उसके फिर आपको 15 लाख का कंपनसेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। एक काम और करेंगे आप ना, जो सेकंड केस है ना, इसमें इन्होंने लिखा है, आप प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे, लिखेंगे हाउएवर इट शैल बी डिस्क्लोज्ड एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। हम क्या करेंगे, इसे एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। इसी के साथ आरटीपी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।